शासकीय महाविद्यालय सीपत नवाचार पद्धति अंतर्गत समाजशास्त्र विषय एमए सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ पेपर नगरीय सामाजिक संरचना एवं समस्याएं इकाई नंबर 2 परिस्थिति शास्त्र के सिद्धांत और महत्व, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। परिस्थितिकी शास्त्र शब्द जीव विज्ञान से लिया गया है। क्षेत्र में पाए जाने वाले समुदाय और पर्यावरण के कारण संरचना एवं कार्य का एक तंत्र काम करता है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी शास्त्र शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिक प्रभाव व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति और उसके प्रभाव का अध्ययन है। यह किसी प्राणी के पर्यावरण के संबंधों को बतलाता है। मानव जीवन की दशाओं के लिए परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। प्राणी और मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित भी करती हैं। यह शास्त्र यह बतलाने का प्रयास करता है कि मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का संबंध है। परिस्थिति शास्त्र में सामाजिक शब्द यदि हम जोड़ देते हैं तो सामाजिक परिस्थिति का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। यहाँ पर केवल प्रकृति के बाह्य पक्षों का ही विश्लेषण या अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन परिस्थितियों के आभ्यंतरिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। यदि हम बाह्य पक्ष में देखें तो भूमि के बनावट, जलवायु, प्राकृतिक स्रोत ये प्रमुख हैं, जबकि सामाजिक परिस्थितियों के आभ्यंतरिक पक्ष में अभौतिक चीज़ें शामिल होती हैं। भौतिक और अभौतिक, भौतिक जिसे हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, अभौतिक जिसे केवल हम महसूस करते हैं, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, विश्वास, संस्कार, चलन इत्यादि। इसका प्रभाव नगरीय परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मनुष्य और उनके कार्यों के द्वारा भौगोलिक वातावरण में शहरों का निर्माण होता है, जिसमें एक ऐसा संगठन बनता है जहां सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अब हम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामाजिक नगरीय परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत गतिशील प्रतिमान के आधार पर बर्गेस समाजशास्त्री महोदय ने यह सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अमेरिका, यूरोप देशों में इस सिद्धांत पर अनेक शोध कार्य भी किए गए हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है जिसे हम प्रबुद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं, प्रबुद्ध क्षेत्र, यह नगर का ऐसा केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है। इसके चारों तरफ व्यावसायिक, वाणिज्य, सरकारी, प्रशासकीय, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं कार्यरत या संचालित होती हैं। यह आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर यातायात की सुविधा, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सुगम होती है। यहाँ अधिकांश व्यक्ति इस क्षेत्रों पे लगातार आते जाते रहते हैं या सतत संपर्क में रहते हैं। दूसरा, परिवर्तन का क्षेत्र, यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुरीतियाँ और गंदी आदतों के लिए मशहूर गंदी बस्तियाँ या मलिन बस्ती होती है, जहाँ पर जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, तस्करी जैसे अनेक सामाजिक समस्याएं फलते फूलते हैं। सरकार और वर्ल्ड बैंक ने इसमें लगातार सुधार करने का प्रयास किया है, जिसमें आशीतित सफलता भी मिल रही है। तीसरा, श्रमिकों के मकान का क्षेत्र, यह क्षेत्र मलिन बस्तियों से कुछ अच्छा होता है। इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक और कारीगर रहते हैं। इनका आर्थिक सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत मलिन बस्तियों से अच्छा होता है। इन्हें हे या निंदनीय दृष्टि से नहीं देखा जाता। चौथा, आवासीय क्षेत्र, यह नगर के दूसरे नंबर का क्षेत्र कहे जा सकते हैं। यह मध्यम वर्ग के व्यापारिक केंद्र होते हैं। यहाँ यातायात के मुख्य केंद्र से यह क्षेत्र जुड़ा होता है। पांचवा, कंप्यूटर क्षेत्र कहते हैं। यह नगर का बाहर का क्षेत्र है, जहाँ उच्च वर्ग के व्यक्ति बड़े बड़े बंगलों में, हवेलियों में निवास करते हैं। ये भीड़ भाड़ से, कोलाहल, चहल पहल और प्रदूषण से दूर समधुर जीवन व्यतीत करते हैं। इन बंगलों के आसपास छोटे छोटे कोठरियाँ भी होती हैं,
जहाँ इन बंगलों में काम करने वाले कर्मचारी जैसे बच्चों को देखभाल करने वाले, खाना बनाने वाले, माली इत्यादि रहते हैं। वास्तव में व्यक्ति अपने आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर रहने या निवास स्थान का चयन करता है और उनका स्वभाव संस्कृति जैसा होता है उसी के अनुरूप वो मकान बना करके रहते हैं। आइए हम परिस्थिति प्रक्रियाओं के आधार पर नगरीय अवस्थापना के अंतर्गत 3 सिद्धांतों को संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये जो 3 सिद्धांत हैं इन्हें 3 भागों में 3 सिद्धांतों के रूप में रखा गया है। पहला कार्यों का विभेदीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत में नगर में स्थित भूमि की बनावट, जलवायु संरचना के आधार पर साथ में संलग्न मानवीय कार्यों को लेकर यह स्थान अनेक क्षेत्रों में विभाजित होता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य के क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र। परंतु इस प्रकार की संरचना शायद ही नगरों में पाई जाती है। यह सिद्धांत यह बतलाने का प्रयास करता है कि कार्यों की विभेदीकरण के आधार पर क्षेत्रों का विभेदीकरण होना आवश्यक है, पर यदि हम इसे सकारात्मक रूप से देखें तो इसकी पूर्ति सहज रूप से इन जगहों में देखने को नहीं मिलती। दूसरा, वर्ग पृथक्करण का सिद्धांत। महानगरीय आवासीय व्यवस्था के तहत बृहद जनसंख्या छोटे बड़े मकानों में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में इन वर्गों का निवास स्थान अलग अलग होता है। निम्न वर्ग छोटे छोटे क्वार्टर में या छोटे छोटे कोठियों में रहते हैं। मध्यम वर्ग क्वार्टरनुमा मकान में रहते हैं। उच्च वर्ग हवेली या बंगले में निवास करते हैं। यह सिद्धांत वर्गों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर आधारित है। तीसरा, सांस्कृतिक अलगाव का सिद्धांत। वर्ग पृथक्करण के आधार केवल आर्थिक है ऐसा नहीं है यह सिद्धांत बतलाता है, बल्कि नगरों में सांस्कृतिक आधार पर भी अलगाव होते हैं या पृथक होते हैं। भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से अलग या सामाजिक दूरी बना करके रहते हैं। यह सिद्धांत इसी आधार पर वर्णित किया गया है। आइए इसे हम स्क्रीन पर जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व की विजुअल से अब स्क्रीन में हम आगे बढ़ते हैं। भूमिका। परिस्थिति शास्त्र शब्द प्राणी शास्त्र से लिया गया है। किसी भी प्राणी और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है यह परिस्थिति शास्त्र दर्शाता है। किसी भी क्षेत्र के वनस्पति जीव जंतु पर्यावरण के अनुसार ही पाए जाते हैं। पर्यावरण से वो प्रभावित होते हैं और आश्रित भी होते हैं। इसमें दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। मानव जीवन को निर्धारित करने में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण मनुष्य के जीवन के विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इस तरह परिस्थिति शास्त्र व्यक्ति की भौगोलिक परिस्थितियों और उसके प्रभाव का अध्ययन माना गया है। इस दृष्टि से नगरीय परिस्थिति शास्त्र पर्यावरण के अनेक पक्षों का अध्ययन करता है। यह शास्त्र यह बतलाने का प्रयास करता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच कैसा संबंध है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इस पारस्परिक प्रभाव का आकलन करने हेतु इस शास्त्र का विकास हुआ है। भौगोलिक दशाओं का अध्ययन और विश्लेषण परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत तो किया जाता है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति शास्त्र का क्षेत्र इससे कहीं व्यापक है। सामाजिक परिस्थिति शास्त्र में केवल परिस्थितियों के बाह्य स्वरूप का विश्लेषण ही नहीं होता, वरन आभ्यंतरिक पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण भी किया जाता है। बाह्य स्वरूप में भूमि की बनावट है, जलवायु है, प्राकृतिक संपत्तियाँ हैं, लेकिन आभ्यंतरिक पक्षों में सामाजिक परिस्थितियाँ आती हैं, जिसमें अभौतिक परंपरागत चीज़ें हैं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, चलन, संस्कार। सामाजिक परिस्थिति के महत्व को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। माल्टेस्क्यू, लिपले, बकल का कथन है कि नगरीय परिस्थिति में भौगोलिक परिस्थितियों का महत्व अधिक है क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा है, जबकि सोरोकिन का कथन है कि दो स्थानों की भौगोलिक परिस्थिति एक समान होने के बाद भी जीवन शैली में समानता नहीं पाया जाता। यह इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव कितना असरकारक है। परिस्थिति शास्त्र पर्यावरण के संदर्भ में मनुष्य और उसकी संस्थाओं का अध्ययन है, यह कथन क्यूबर का है। इस तरह से नगरीय परिस्थिति शास्त्र नगर के पर्यावरण और व्यक्तियों के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन है।
नगरीय परिस्थिति शास्त्रीय प्रतिमान या सिद्धांत। इसे जानने से पहले हमें बताना लाजिमी है, इससे पहले हमने बर्गेस महोदय का जो सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत को हो सकेंद्र क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए हम प्रतिमान या सिद्धांत को देखते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनेक चीज़ों की उत्पत्ति और विकास भौगोलिक दशाओं के फलस्वरूप स्वतः होते हैं। नगर और नगर की उत्पत्ति के बारे में और विकास को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने अनेक दृष्टिकोण विकसित किए हैं। मानव की अवस्थापना, जिसे सेटलमेंट कहते हैं, अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसके विकास क्रम में देखा गया कि इसका विकास नियोजित ढंग से नहीं हुआ है। गांव और शहर प्राकृतिक सुविधाओं और दशाओं के आधार पर विकसित होते हैं। इतना जरूर है कि आज के दौर पे नगरों की स्थापना का नियोजित प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक नगर में औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का केंद्रीकरण भी हो रहा है। भूमि का उपयोग और आवास की दृष्टि से समस्त नगरों का प्रतिमान समान रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सीमेंट रिमर के अनुसार समाजशास्त्रियों के कथन है कि नगर की स्थापना नियमित मापदंड के बिना किसी निर्धारित उद्देश्य से हुआ है। इन मापदंडों को एक नगरीय समुदाय से दूसरे नगरीय समुदाय में पुनरावृत्ति के रूप में देखने को मिल जाता है। नगरों के विकास या स्थापना में भूमि और स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि नगरों का विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न फैक्ट्री, मिल, कारखाने की स्थापना की जा रही है। परिस्थिति प्रक्रियाओं की दृष्टि से नगरीय अवस्थापना के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का यहाँ पर हमें वर्णन करना है। पहला, कार्यों का विविधीकरण का सिद्धांत। नगरों के कार्य और भूमि की उपयोगिता में नगरीय परिस्थिति शास्त्र अनेक क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र। परंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नगर में इस प्रकार की संरचना शायद पाई जाती है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र प्रतिष्ठान उद्योग केवल उद्योग के लिए हो, आवास केवल आवास के लिए हो। ऐसा नहीं है, इसमें अन्य केंद्र स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। सामान्यतः महानगरों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से जुड़ी केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार नगर के आधुनिक दृष्टि से स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें नगर के क्षेत्र में उद्योग हो, वाणिज्य केंद्र हो, प्रशासकीय कार्यालय हो, मनोरंजन के क्षेत्र हो, किंतु विशुद्ध रूप में एक केंद्र में एक ही तरह के कार्य होते हैं ऐसा नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र में केवल व्यापारी होगा ऐसा नहीं दिखाई देता, यहाँ आवासीय क्षेत्र भी बन जाते हैं। इस प्रकार कोई भी निवास स्थान संबंधी क्षेत्र बाजार, मनोरंजन, स्कूल, कॉलेज आदि के केंद्रों को बिल्कुल पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस प्रकार के कार्य की दृष्टि से विभाजन का क्षेत्र पूर्णतः सफल नहीं हो सका है। यद्यपि नगर नियोजन में इस प्रकार की बातों को ध्यान जरूर रखा जाता है, नियोजन सही ढंग से फिर भी नहीं हो पाता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्यों के विविधीकरण के आधार पर क्षेत्रों का विविधीकरण आवश्यक है, किंतु मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से पालन करना जरा कठिन होता है। दूसरा, वर्ग पृथक्करण का सिद्धांत। नगरीय परिस्थिति संबंधी दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत मुख्यतः बड़े नगर या महानगर में देखने को मिलते हैं, जहाँ की जनसंख्या छोटे छोटे विशालकाय मकानों में निवास करती हैं। यह नगर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में विभाजित होते हैं। इन वर्गों का निवास स्थान संबंधित क्षेत्र अलग अलग होते हैं। उच्च वर्ग अपनी अवस्थापना से पूर्व अपनी सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हैं। यह वर्ग शोरगुल, कोलाहल, भीड़भाड़, कारखानों से, प्रदूषणों से दूर रहना पसंद करते हैं। इनके लिए बाजार की दूरी असुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इनके पास साधन संपन्नता होती है। इसके विपरीत निम्न वर्ग के लोगों का निवास स्थान कार्यक्षेत्र के निकट होता है। मध्यम वर्ग का निवास स्थान भी स्वाभाविक रूप से कार्यस्थल के अधिक दूरी पर नहीं होता। वर्ग पृथक्करण के सिद्धांत विभिन्न कारकों पर आधारित है। भूमि का प्रकार, प्रकृति, आकार, सुविधाओं की उपलब्धि, लेकिन नगरीय अवस्थापना में सिद्धांत का महत्व नहीं के बराबर देखा जा रहा है। आधुनिक नगरों में निवास स्थान का निर्माण विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग पर आधारित कॉलोनियों का निर्माण होता है, जो वर्ग पृथक्करण को बढ़ाता है, चाहे वो चंडीगढ़ के, दिल्ली या कानपुर, बेंगलोर हो। उच्च वर्ग के बंगलों के चारों तरफ छोटे छोटे मकान और मलिन बस्तियों को हम सहजता से देख सकते हैं। उच्च वर्ग के व्यक्ति बंगलों में रहते हैं, सामने बड़ा लान होता है, रंग बिरंगे पुष्पों से भरा हुआ हरियाली जनित दृश्य उनकी प्रतिष्ठा का परिचायक माना जाता है। मध्यम वर्ग क्वार्टरनुमा मकानों में रहते हैं। निम्न वर्ग छोटे छोटे मकानों में निवास करते हैं। असंख्य व्यक्ति मलिन बस्तियों में भी निवास करते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण में मलिन बस्तियों की संख्या निरंतर वृद्धि कर रही है, जो आवास की समस्या को बढ़ा रही है। यद्यपि नगर में भवन को निर्माण कला को बढ़ावा मिला है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को मकान देने की बात कही जा रही है।
लेकिन विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर मकान का निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त सिद्धांत के विश्लेषण करने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि यह सिद्धांत व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक स्थितियों पर आधारित है। तीसरा, सांस्कृतिक अलगाव का सिद्धांत। वर्ग पृथक्करण का सिद्धांत आर्थिक कारकों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न मकानों में रहना चाहते हैं। उच्च वर्ग की आर्थिक स्थिति श्रेष्ठ होती है, जो बंगलों और बड़े बड़े हवेली में रहना पसंद करते हैं। वर्ग पृथक्करण मात्र आर्थिक आधार पर निर्धारित है। यह सिद्धांत इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। यह वर्ग पृथक्करण का आधार सांस्कृतिक है, इस बात को बल देता है। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनी और साधन संपन्न होते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के मकानों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धनी तथा साधन संपन्न नहीं होने के बाद भी उच्च श्रेणी के मकानों में रहते हैं, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में उक्त सांस्कृतिक विशेषता शामिल है। साधन संपन्न व्यक्ति निम्न श्रेणी के मकान में इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसे वही सांस्कृतिक विरासत मिली है। व्यक्ति के जिस परिवेश में रहता है, पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा होती है, सामान्यतः उसका व्यक्तित्व, सोच विचार, आदत, मानसिकता भी उसी के अनुरूप हो जाता है। अतः वह अपने श्रेणी के वर्गों के बीच रहना ही पसंद करता है। यदि वह अलग थलग रह भी जाए तो सांस्कृतिक अलगाव का अनुभव होता है। इसके विपरीत सीमित साधन वाले व्यक्ति उच्च श्रेणी के मकान में इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सांस्कृतिक विरासत उसी के रूप में प्राप्त हुआ है। उसे निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ रहने में घुटन महसूस होता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप वर्गों के बीच में रहना पसंद करते हैं। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने प्रयासों से साधन संपन्न हो जाए, चाहे तो उच्च श्रेणी के मकानों में रह सकता है, किंतु वह अपने साथियों के साथ रहना ही पसंद करता है, भले ही उनका मकान छोटा क्यों ना हो, असुविधा क्यों ना हो, क्योंकि वह अपने वर्ग संस्कृति में ही संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि वह उच्च वर्गीय लोगों के बीच में सांस्कृतिक अलगाव महसूस करता है। नगर सांस्कृतिक पुंज कहे जाते हैं। निवास व्यवस्था अवस्थापना में हमें सहज अलगाव दिखाई पड़ता है। महानगरीय सभ्यता संस्कृति में यह आवश्यक नहीं है कि अमुक वर्ग का व्यक्ति जिस वर्ग के मकान में रह रहा है, जिसके चारों तरफ रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति उसके अनुरूप हो, इसलिए महानगरीय संस्कृति व्यवस्था में सांस्कृतिक अलगाव देखा जा सकता है। प्रगतिशील अप्रगतिशील व्यक्तियों के बीच में सांस्कृतिक अलगाव देखे जा सकते हैं, भले ही दोनों आर्थिक रूप से समान क्यों न हो। अप्रगतिशील व्यक्ति रूढ़िवादिता और भावनात्मक रूढ़ियों से इतना जकड़ा रहता है जो दोनों के बीच की सांस्कृतिक अलगाव पैदा करता है। इस प्रकार आर्थिक विविधीकरण वाले वर्गीय समाज में सांस्कृतिक अलगाव सहजता से देखा जा सकता है। परिस्थिति की प्रतिमानों अथवा सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सिद्धांत या प्रतिमानों के अध्ययन का महत्व हम समझ सकते हैं। पहला, नगर के समस्याओं के विश्लेषण करने से पहले नगर के परिस्थिति की दृष्टि से विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। यह सिद्धांत हमें बतलाता है। E.G. एरिकासन के अनुसार समाजशास्त्री यदि नगर के अध्ययन में रुचि लेते हैं तो नगरीय सभ्यता की मुख्य समस्याओं के गहन ज्ञान की दिशा प्राप्त करते ही हैं, साथ ही समकालीन समाज को भी आसानी से समझ पाते हैं। दूसरा, नगरों के परिस्थिति प्रतिमानों के अध्ययन से मानव सभ्यता की प्रकृति की समझ सरल और सहज हो जाती है। बिरस्टेट का कथन है कि प्रत्येक सभ्यता का इतिहास गांव का इतिहास है नहीं, बल्कि नगरों या कस्बों का है। नगरीय परिस्थिति समस्या की पृष्ठभूमि भूमि की समस्या है। यदि व्यक्ति को इच्छानुसार निवास नहीं मिलता तो वह अन्यत्र चला जाता है। अतः व्यक्ति की वास्तविक समस्या मकान है। उसे किस प्रकार की मकान की आवश्यकता है, किस स्थान में आवश्यकता है, यह बातें स्पष्ट होती हैं। जनसंख्या की वृद्धि, उसके विभिन्न स्तरों में ध्यान में रखकर भवन निर्माण में सहायता मिलती है। निम्न, मध्यम, उच्च वर्ग के मकान कितने और कैसे बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, जिससे उनको आत्मिक संतोष मिल सके, वह रहना पसंद कर सके। जनसंख्या की आवासीय समस्या के निराकरण के लिए मकानों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। महानगरीय आवासीय समस्या को दूर करने के लिए कई मंजिले मकान बनाए जा रहे हैं। नगरीय परिस्थिति के अध्ययन में मलिन बस्तियों के सुधार में सहायता मिली है। क्वीन कारपेंटर का कथन है कि यदि वर्तमान समाज को समझना है तो पहले नगर को समझना होगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वास्तव में नगरीय आवास समस्या में अनेक आयाम हैं। महानगर विशाल राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्र बनते जा रहे हैं। महानगर में हम नियोजित ढंग से मकानों की समस्या हल करना चाहते हैं, पर जनसंख्या का दबाव इतना अधिक है कि करोड़ों व्यक्ति नालों के किनारे झोपड़ियों बनाकर रहते हैं, जहां पशु भी रहना पसंद नहीं करते। एक तरफ नियोजित विकास, वहीं दूसरी ओर समांतर में मलिन बस्तियों का विकास बढ़ते जा रहा है, जो योजनाओं को मुंह चिढ़ाता है। कटु सत्य तो यह है कि जब जनसंख्या पर कठोरता से नियंत्रण नहीं प्राप्त किया जाए तो आवासीय समस्या का सिद्धांत सकारात्मक रूप से सही कार्य नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।